बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी ज़िंदगी से अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं, वो कहते हैं कि आज उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन साइंसदान चाहते हैं कि जी आपको लंबी उम्र तक जीने का मौका दिया जाए। तो मुस्तकबिल में इंसानों की उम्रें होने जा रही हैं 150 वर्ष तक। लेकिन ये कैसे होगा इशार? ये ऐसे होगा क्योंकि जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी हद हमेशा से साइंस के लिए एक बड़ा सवाल रही है और अब उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है कि जीनियात और हयातियाती तहकीक में जो होने वाली तेज़ पेशरफ्त है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी जो ओरिजिनेशन तहकीक है उसमें हासिल होने वाली कामयाबियाँ इस बात की जानिब वाज़ेह सबूत देती हैं कि अब लोग 150 साल तक जिंदा रह सकेंगे। वैसे अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमारे दादा परदादा या वो अबाउजदाद थे, वो उनकी तो जिंदगियां 101, 102, 103 साल तक तो मतलब आम तौर पर होती। लेकिन वो नेचर के पास भी थे ना इशार। अब जितना आर्टिफिशियल हो चुका है, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मिलावट हो चुकी है, तो अब ये इतना ज़्यादा मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगियों को इतना सहल बनाया जाए, इतना आसान बनाया जाए, नेचर के पास लाया जाए और वो जो एक आर्टिफिशियल एक मसनूही टच दे दिया गया है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, कुछ हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ उसके अंदर आलूदगी भी कार फरमा है, कुछ बीमारियां हैं, कुछ नए नए वायरसेस हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ बोझ है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी उम्र को घटा देती हैं। इसी वजह से एवरेज उम्र जो है वो 60-70 साल मैक्सिमम रह चुकी है। तो अगर ये टेंशनें ख़त्म हो जाएं आपकी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, बहुत पुरसाइश हो जाए, तो शायद तब भी आपकी ज़िंदगी जो है वो कम हो जाती है। सहल पसंद अगर आप हो जाएं तो सुस्ती काहली जो है वो भी आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि हलचल में ही अजमत है, उसी में हरकत में बरकत है। तो जनाब हरकत भी करते रहना चाहिए। तो इसलिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने से आप अपनी जिंदगी सकते हैं, 150 साल तक जी सकते हैं। लेकिन अब साइंस क्योंकि कह रही है कि आने वाले बरसों में ऐसा मुमकिन हो पाएगा, तो हम भी इसको मान लेते हैं। साइंसदान तो कोशिश कर ही रहे हैं, कुछ आप और हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इसमें बेहतरी हो जाए। जी हाँ, इंशाल्लाह हम भी 150 साल तक जिएंगे अगर तब तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली या हम टेंशनों से निकल आए तो। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, ये एक बड़ा इस वक्त फैसला होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। मोहसिन नकवी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 में पाकिस्तान टीम आज न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। तो देखते हैं कि हमारी अंडर 19 किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। लेकिन अभी तक की शानदार परफॉर्मेंस रही है अंडर 19 की। कहीं कोई मैच हारा भी हमने, लेकिन ज़्यादातर हमने मैचेस जीते हैं और बड़ी अच्छे मार्जिन से हमने मैचेस जीते हैं। इस तमाम पर तफसीलन बात होगी, माहिरीन हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी पाकिस्तान की। यहाँ पे तेज़ी से तनख्वाह पर इन्हिसार करने वाला माशरा ये बनता जा रहा है, सर्वे ये बताता है। और कौमी अफरादी क़ुव्वत में मुलाजमीन का तनासुब बढ़कर अब 60% हो गया है। यानी कि आधे से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो मुलाजमीन पर मुश्तमिल हैं, तनख्वाहें लेते हैं और उनका इन्हिसार भी तनख्वाहों पर हो चुका है। ये रुझान क्यों हो रहा है और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसानात, माहिरीन की राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे करोड़ों जीमेल सार्फिन की यूरेनियम और पासवर्ड लीक हो गए, यूज़र नेम उनका लीक हो गया है और अब आपको एहतियात करनी होगी। जी हाँ, और सार्फिन फौरी तौर पर अपने पासवर्ड तब्दील करें, सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से ये कह दिया गया है। बिल्कुल, और इसके ऊपर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी माहिरीन की राय लेंगे, किस तरह से हम अपने जीमेल अकाउंट्स को महफूज बना सकते हैं। और फिर बात होगी ट्रंप की। ट्रंप मसला कश्मीर भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। भारत इस खौफ में मुब्तला हो चुका है और शायद इसी खौफ की वजह से वो दुबक के बैठा हुआ है। मोदी जी रास्ता बदल लेते हैं, जहां पे ट्रंप ने आना हो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी उन्हें दावतनामा वैसे तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मिल गया था तो फिर उसका कोई जवाब आना चाहिए था। लेकिन अभी तक लंबी खामोशी है और अब एक खदशे का इजहार किया है साबिक भारतीय सफ़ीर ने। वो कहते हैं कि जी हो सकता है कि गज़ा का मामला हल हो ना हो, कहीं कश्मीर का मामला इसमें आ गया तो फिर भारत क्या करेगा। फिर मोदी जी जो कि हर बार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के जिस तरह से मसदाक हम देखते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकते, जंगे रुकवाने का वो क्रेडिट लेते हैं, उस पर भी बात नहीं करते, तो कश्मीर के मामले पर वो क्या करेंगे, ये खौफ भारत में इस वक्त शिद्दत से पाया जाता है।
उसके बाद बात करेंगे ख़वातीन में हार्मोन्स की ख़राबी और कमी को कैसे दूर किया जाए। हमारे साथ मौजूद होंगी हार्मोन स्पेशलिस्ट। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं जो ख़वातीन के हार्मोन्स फ्लैक्चुएट कर जाते हैं और फिर उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इस पर भी तफसीलन हम माहिरीन की राय लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफाक किया है कि तमाम ऑप्शंस खुले रखे जाएं, जबकि पाकिस्तान की शिरकत या अदम शिरकत का हतमी फैसला जुमे या आइंदा पीर तक मुतवक्की है। तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। जल्दबाजी में, जज्बातियत में आकर फैसला नहीं किया जा रहा, सोच समझ के, समझ बूझ के साथ और हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। जिस तरह से भारत ये चाहता है, कहीं भारत हमें ट्रैप तो नहीं कर रहा, कहीं भारत हमें घेर कर आलमी सतह पे एक बार फिर से क्रिकेट में तन्हाई का शिकार तो नहीं करना चाहता, क्योंकि क्रिकेट में, खेल में खिलवाड़ का सिलसिला उसने शुरू किया। और अब हम यकीनी तौर पे, असूली तौर पे तो अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन क्या हमें इस इवेंट का बायकॉट करना चाहिए या अपना एहतजाज इस इवेंट का हिस्सा होते हुए बनाना चाहिए? क्या होने जा रहा है और क्या हमें करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। आप ठंड के मौसम में अमेरिका के मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपके तज्ज़िये भी चाहेंगे। एक तो बताइएगा कि वहाँ पे तूफ़ान भी आया हुआ है, आपके स्टेट में है, वहाँ पे हालात कैसे हैं? खैरियत से रहिएगा। और फिर हम जानना चाहेंगे आपका तज्जिया, ये क्रिकेट के जो इस वक्त मैदान में हो रहा है, खेल के साथ खिलवाड़ भारत भी कर रहा है और आईसीसी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि जैशा विराजमान है। एक तो ये कि हम करने क्या जा रहे हैं मुमकिन तौर पे, और होना क्या चाहिए उसूली तौर पे? तो इस वक्त जो बिल्कुल जो जुड़ी हुई स्टेट है वो न्यू जर्सी है। इन दोनों स्टेट्स में इस वक्त बड़ा सख्त तूफान है, बर्फानी तूफान है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ 2 दिन से मैं कमरे में ही बंद हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा बारिश। चले खैरियत से, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये जो अभी जो मामला हुआ है, इस पे अगर देखा जाए तो बड़ा बात भी की कि कोई जल्दबाजी नहीं की है। और आज जैसे चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म से जब बात भी की, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर किया गया। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या इस फैसले के ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि अगर हम इस जो टूर्नामेंट है उससे अगर हम बाहर होते हैं तो हमारा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चौथा बड़ा बोर्ड है। उसमें हमारा रेवेन्यू जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो अगर वो स्लैब बनाई जाए तो हमें काफ़ी बड़ा शेयर मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा आई बॉल्स मिलते हैं। आईसीसी चाहता है, क्योंकि आपने रिसेंट देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स में उनकी कोशिश होती है कि फाइनल तक या सेमीफाइनल तक 2 से 3 पाकिस्तान इंडिया के खेले जाएँ, मैच जाए। और तो इसी बात को लेकिन ये जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं अली भाई कि हम गुज़िश्ता रोज़ तो बल्कि ये खबर आ गई थी कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा एहतजाजन, लेकिन रीज़न हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि हमारे कहने पर ही, जिस तरह शुरू तो ये भारत ने किया था, लेकिन अल्टीमेटली हमारा भारत के साथ मैच श्रीलंका में होना है, तो हम क्या जवाब पेश करेंगे कि हम क्यों नहीं खेल रहे? इस वक्त हमारे पास कोई सॉलिड दूसरा पॉइंट नहीं। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसकी बेस पे, जो हमें जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी तो इंडिया ने ये प्ली ली थी कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। तो हम उसी को सपोर्ट में जा सकते हैं, जबकि हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है कि हम ये बाइकआउट कर सकें। उसकी वजह यह है कि हमारी डिमांड्स फुलफिल हुई हुई हैं। अगर हम ये डिमांड्स में या उनके साथ कहते हैं कि हम ये नहीं खेल रहे या हम बाइकआउट का ये सीरीज नहीं मिलेंगी, हमें ये भी हो सकता है कि हमें टूर्नामेंट्स ना मिलें, नेक्स्ट टूर्नामेंट में हमें बाहर कर दिया जाए, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो हमें ये चाह रहे हैं कि हम कोई इमीडिएट मूव लें और हम ये फैसला करें कि हम इसमें नहीं जाते। तो उसमें आईसीसी या वही बात है, इंडिया को ये प्ली मिल जाएगी या उनको ये मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि उनका मकसद ही है
हमेशा से आपने देखा होगा, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको खत्म किया जाए, उनको सिंगल आउट किया जाए, उनको अकेले छोड़ा जाए, बजाय विड्रॉ करने के या बाइकआउट करने के हम उनके साथ मैच खेलें, हम उनको परफॉर्मेंस में उनको हराएं। हम अगर जब उनको परफॉर्मेंस में हराएंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे पास होंगे। और वही बात है कि विनर की बात हर कोई सुनता है, लूजर की बात कोई नहीं सुनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें अपनी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रखनी होगी कि हमारी भी सुनी जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम ममालिक, तमाम टीमें भारत के साथ खड़ी हैं और सिर्फ हमारे अलावा बांग्लादेश के साथ कोई और मुल्क ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हिमायत में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इस वक्त आप समझते हैं कि जो हमने स्क्वाड तरतीब दिया है, 15 रुकनी स्क्वाड, वो इतना बैलेंस है कि हम जवाब दे सकते हैं? जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि खेल कर जवाब देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो क्या हम खेल कर जवाब देने की इस्तात रखते हैं? हमारे अंदर इतनी सकत है हमारी टीम के अंदर जो हमने इस वक्त तरतीब दी है? विशाल, अगर ऑन पेपर बात की जाए तो इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आपने रिसेंट देखा होगा जो न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने मैच खेला, अभिषेक शर्मा ने जो बारी खेली वो बहुत ही कमाल बारी थी। और जो जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जिस तरह की T20 क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, तो वो अनबिलीवेबल है। और अगर हम स्टेट्स उठा के देखें तो पिछले जो 3-4 मैचेस हैं वो हम कंसेक्यूटिव वन साइडेड इंडिया, तो वही वजह हमारी बैलेंस स्क्वाड पर उसकी वजह है कि अगर हम ये 7 रीजन देंगे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं या हम ये यहाँ से विड्रॉ करते हैं, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। वो आपको इस पे दोबारा ये बोलेंगे कि आप लोग तो जीत ही नहीं सकते, आपके स्टैट्स उठा के आपके पास कोई रीजन नहीं थी, आप जीत नहीं सकते या आप हमें मुकाबला कर सकते तो आप भाग गए। तो अभी भी वो ये बात करते हैं कि बांग्लादेश भाग गया या अभी जो पाकिस्तान है वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो कि हम इस पे रह के खेलें, ना कि उनके पॉइंट्स पे, या वो जो चाहते हैं कि उनको एक वजह प्रोवाइड करें। हमें अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। हमें इंडिया के साथ मैच भी खेलना चाहिए और उनको हरा के जवाब देना चाहिए कि हम आपको हरा सकते। लेकिन जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ से वावेला किया जा रहा है, उनके राजीव शुक्ला कहते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश कर रहा है वो पाकिस्तान के उकसाने पर कर रहा है और बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान बिला वजह की टांग अड़ा रहा है। इस मामले के बाद तो लगता यूँ है कि इस मामले को मजीद तूल मिल गया है या मजीद हवा दी जा रही है। अब ये देखिए ना, ये जो स्टेटमेंट आपने बताई है, यही वजह है कि पाकिस्तान को एक गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है या तूल देने की बात की जा रही है। वो तो हमने तो कोई रीजनिंग नहीं की। ये मामला शुरू हुआ, अगर हम इस पे थोड़ी सी बात भी कर लें, पास में आपने उनको IPL से मुस्तफिजर को निकाला और ये कंसर्न सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अगर जब आपने खुद ये कंसर्न रेज किया, उसको प्ली बना के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इंडिया में कंसर्न्स हैं हम, और जो उनके कंसर्न वैलिड भी थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो क्राउड जाएगा वहाँ पे नाराबाजी होगी, वहाँ पे वो बांग्लादेशी शर्ट्स पहन के जाएंगे तो क्राउड मुंतशिर हो सकता है, जी अली भाई, क्राउड भी मुंतशिर हो सकता है और जो खिलाड़ी वहां पर जाकर परफॉर्म करेंगे वो किस कदर जहनी तौर पे डिस्टर्ब होंगे, दबाव में किस तरह से वो परफॉर्म कर पाएंगे। और ये पहली बार तो हो नहीं रहा। अगर ये पहली बार हो रहा होता तो शायद इस पे हमें एतराज़ ना होता है। यही डिमांड जब भारत करता है तो उसको तस्लीम कर लिया जाता है और वो बिला वजह एतराज़ करते हैं। जिस इवेंट से पहले, पाकिस्तान में एशिया कप से पहले, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो शंघाई ताउन तंजीम में उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आ चुके थे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ कर गए थे और उसके बाद उनकी टीम नहीं आई। तो उनकी तजवीज़ को मान लिया जाना या उनकी एक डिमांड को मान लिया जाना, भारत को या बांग्लादेश को जवाब दे देना, तो ये चीज़ हमें तो नज़र आ रही है। पूरी दुनिया क्यों भारत के साथ हरदर्मी के साथ उसका साथ दे रही है, इसकी मंतक समझ से बाहर है। सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? ऐसा ही, बिल्कुल पैसा ही है। और दूसरा मामला ये है कि ICC के अभी आप प्रेसिडेंट भी देखें, जय शाह हैं। और अभी जैसे हमने वोटिंग की बात भी की तो सिर्फ 2 वोट्स जो थे, एक हमारा था और एक बांग्लादेश का था जो उनकी फेवर में गया। देखा जाए तो उनके पास सिर्फ 1 वोट था, वो पाकिस्तान का था। पूरी जो बाकी ममालिक थे वो इंडिया के साथ खड़े थे। उसमें बहुत सारी रीजन है। देखें, एक तो IPL का बहुत बड़ा स्लैब है और वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो लगता है कि वो IPL कॉन्ट्रैक्ट में हो, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कोई भी IPL नहीं छोड़ना चाहता। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, एक तरफ आप पूरे दुनिया की लीग्स खेलें, एक तरफ सिर्फ आप IPL खेलें तो आप उतने पैसे बना लेते हैं। तो आप कंपैरिजन को चेक करें।
तो वही वजह है कि एक तो पैसा इन्वॉल्व है, दूसरा बीसीसीआई के बिल्कुल सही कि वो क्योंकि कंट्रोल है, पैसा है और वो उनकी सपोर्ट है बाकी ममालिक को। इस वक्त हमें चाहिए कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रह के कोई जल्दी नहीं जज्बाती बयान नहीं देने चाहिए, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अगर हम बाइकआउट करते हैं तो उसका हमें लॉन्गर रन में बड़ा नुकसान हो सकता है। दुरुस्त, और हमें इस वक्त नुकसान उठाने से बचना चाहिए और कमाऊ पूत जो फायदा दे रहा हो उसकी सभी सुन रहे होते हैं, हमें भी कमाऊ पूत बनना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कौन नहीं सुनता। कमाऊ पूत ना भी बने, परफॉर्मेंस तो ऐसी हो ना कि हम मैदान में जाके उनको जवाब दें या सबक सिखा सकें। एग्जैक्टली, तो हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम से कि इस बार टीम की परफॉर्मेंस जो है वो जानदार होगी। अच्छा, थोड़ा सा अंडर 19 के ऊपर आ जाते हैं। हम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल आना है हमारी अंडर 19 ने। क्या समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच समझा जा रहा है? बिल्कुल, अभी हम जैसे तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो पाकिस्तान 12 मैचेस जीता हुआ है न्यूजीलैंड से, और जबकि वो 4 मैचेस जीते हुए। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वो हम इजीली वो जीत सकते हैं। हमें और वो हम क्वालिफाई करने के लिए वो हमारे लिए मस्ट विन मैच होगा, और वो इंडिया से है। हमारे पास इस वक्त इसके बाद एक इंडिया से मैच था, अगर हम वो जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं, तो हम इजीली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी हमारे पास 2 मैचेस हैं, वो हम इजीली अगर जीतें तो हम इजीली गो थ्रू हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये भी बताइएगा। फिलहाल जैसे हमने, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने बात की थी जब एशिया कप था, तो हमने यही बोला था कि हमें उनके शुरू के 2 जो मेन हैं, जो सूर्यवंशी हैं, इसी तरह उनके बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर्स हैं कि वो जितनी देर वो आपको नुकसान, आपकी जो स्ट्रॉन्ग वो बॉलिंग है, आपके पास अली रजा है, शयान है, आपको उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रह के, सुबहान है, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रह के उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आप टैकल कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आप पूरे ओवर की गेम खेलेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल बना देंगे। आपको चाहिए कि आप अटैक करें, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो आप जीतेंगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी बॉलिंग है, बॉलिंग को यूटिलाइज करें, पिच को बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अली भाई हमारे साथ मौजूद थे। और अंडर 19 का एक अहम टास्क आ रहा है न्यूजीलैंड के साथ, सुपर 6 मरहले का पहला मैच, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आगे भारत के साथ भी हमारा मैच होना है, और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हम ये दोनों मैच जीत के सेमीफाइनल में जाएंगे बल्कि इवेंट भी अपने नाम करेंगे। बिल्कुल जी, और प्लेयर्स की अगर स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उन्हें खिलाया जाएगा तो मेरे ख्याल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और लाहौर में बसंत के ऐलान के साथ ही जनाब मोटरसाइकिल सवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्री सेफ्टी वायर्स की फ्राहमी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। और इस इक़दाम का मकसद बसंत के दौरान पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली ख़तरनाक डोर के बायस पेश आने वाले जो हादसात हैं, कीमती इंसानी जानों का ज़िया है, उसको रोकना है और उसको इंश्योर किया जा रहा है, और सेफ्टी वायर्स लगवाई जा रही हैं। तो आप भी सभी लगवाइए, बिल्कुल, जो भी जितने भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है उससे फ़ायदा उठा लीजिए। अगर कोई उससे चूक जाए या अगर आप किसी भी वजह से नहीं लगवा सके तो अपने खर्चे पर लगाइए भाई, बहुत ज़रूरी है। ये इवेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेफ्टी, आपके प्यारों की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की सेफ्टी। और उसके लिए मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा खर्चा कर लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, हम भी आपको साथ साथ बता रहे हैं गाय बगाए कि कहाँ पर वायर्स लगाई जा रही हैं। हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं अरीबा आफ्ताब, जो कि रिपोर्ट कर रही हैं, आपको बताएंगी कि ये किस तरह से कहाँ पे मुमकिन हो पाएगा। तो फ़ौरन जाके ये वायर्स लगवाइए। जी बस बिल्कुल, बसंत का ऐलान होते साथ ही हुकूमती हदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो हिफाजती रोड्स फ्राहम किए जा रहे हैं ताकि किसी की जो कीमती जान है वो ना जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये हिफाजती रोड्स लेने के लिए क्या इक़दाम हैं और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके भी कोई चार्जेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। और जो जश्न बहारा का एक इवेंट है बसंत, उसको महफूज मुनज़्ज़म बनाने के लिए, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल्कुल फ्री फ्राहम कर रही हैं। बाइक का नंबर और अपना नाम जस्ट बताते हैं, और हम राड देने के बाद लगा कर भी दे रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे राड पकड़ा देते हैं, बल्कि आपने देखा होगा
हम राड लगा के भी देते हैं। फर्स्टली जो है ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम है कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बसंत के त्यौहार के सिलसिले में एक रॉड लगा के दे रहे हैं, जिसकी वजह से जान बच सकती है, एक लाइफ सेविंग हो सकती है। जी, बसंत का त्यौहार जहाँ पर खुशियों का त्यौहार है, वहीं दूसरी जानिब पतंग की डोर से पेश आने वाले हादसा भी कई जानी नुकसानात का सबब बन सकते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बसंत का ऐलान होते ही हुकूमती हदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट हिफाजती वाइड्स भी फ्राहम की जा रही है। सिर्फ आपने अपने मोबाइल नंबर देना है, बाइक का नंबर हमारे साथ अरीबा आफ्ताब मौजूद थी और सेफ्टी वायर्स लगाई जा रही हैं बाइक्स के ऊपर, और आप भी अपनी अपनी बाइक के ऊपर सेफ्टी वायर्स लाजमी लगवाइए, क्योंकि सिर्फ एक जान का ज़िया नहीं होता बल्कि पूरी फैमिली जो है वो इस दुख और एक कर्ब से गुजरती है। इसलिए इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर सेफ्टी वायर्स जरूर लगवाइए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे गैलप सर्वे, और गैलप सर्वे क्या कहता है ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में एक रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और वो रुझान है जनाब तनख्वाह पर इन्हिसार करने वाला। एक ऐसा माशरा हम बनते जा रहे हैं जहाँ पे लगभग कौमी अफरादी क़ुव्वत में 60% अफराद मुलाजमत कर रहे हैं, और ये रुझान जाहिर करता है कि लोग अब ज़्यादातर रिवायती खुद रोज़गारी या फिर ख़ानदानी कारोबार के बजाय उजरत पर मबनी काम करने को तरजीह दे रहे हैं। शायद इसकी बड़ी वजह तो हमारे हालात भी हैं। इतना मुश्किल कर दिया गया कारोबार को, लोग चाहते हैं कि हम उस झंझट से ना ही उसमें पड़ें तो बेहतर है। बिल्कुल जी, और गैलप ये हम नहीं कह रहे, गैलप सर्वे ये कह रहे हैं, और गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 की दहाई में तनहा दार जो अफराद का तनासुब था वो 47% था, 47%, और अब नुमाया तौर पर बढ़कर वो 60% हो गया। तो क्या वजूहात हैं? और ये रिपोर्ट 2000 से लेकर 2025 तक जो होने वाला सर्वे है उसके अंदर बता रहा है कि जो हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हैं उनका जो सर्वे किया गया है उसके तज्जिए को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद। शो कहेंगे बिलाल साहब आपको। बिलाल साहब, ये जो सर्वे है ये किस तरफ निशानदही कर रहा है? क्या अब लोग घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, कारोबार शुरू करने से? टैक्सेस की भी भरमार हम देखते हैं। क्या वजूहात हैं आखिर के लोग अब तरजीह देते हैं कि बस जो एक लगी बंधी सी तनख्वाह है हर महीने वही मिल जाए, उसी पर गुजारा कर लिया जाए? जी बिल्कुल, आई थिंक मेन बात जो आपने पॉइंट आउट की बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्क में कारोबार करने के जो मौके हैं वो बहुत सुकड़ गए हैं, और कारोबारी तबका जो है वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करता है। जब हम इससे गुफ्तगू करते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारे कारोबार में सबसे बड़ा हर्डल है। तो अगर आप छोटे कारोबारी से मिलें तो उसका कारोबार तकरीबन 60 डिफरेंट कवानीन हैं जो एक छोटे कारोबार पर अप्लाई होते हैं। वो कोई फायर सेफ्टी से लेकर लेबर लॉ तक और मुख्तलिफ टैक्सेस, मुख्तलिफ इदारे जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वहाँ से लेकर, और फिर दूसरी तरफ इकॉनमी क्योंकि उस तरह से ग्रो नहीं कर रही तो ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और दूसरी तरफ रेगुलेशंस का एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो एक तरफ तो ये बात वाज़े है कि कारोबार के मौके कम हो गए हैं, और जो लोग कारोबार कर रहे थे उन्होंने भी एक लार्ज नंबर्स ने ये बेहतर समझा कि वो किसी और शख्स की मुलाजमत इख्तियार कर लें। दूसरी तरफ आई थिंक ये बात भी वाज़े है कि हम जो अफरादी क़ुव्वत पैदा कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय एक मुलाजमत पेशा बनाने की तरफ हमारा एक बहुत रुझान रहा है। मल्टीनेशनल पे जॉब्स के लिए हम जो MBAs पैदा करते हैं जो कि बिजनेसेस के लिए ही हम पैदा करते हैं, उनको हम जॉब की तरफ ज़्यादा पुश करते हैं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो आई थिंक ये दोनों पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इंक्रीजिंगली एक नौकरी पेशा मुल्क बन रहे हैं। जो अच्छा गिलानी साहब, इस रुझान के जो कि 90 में था लगभग 47% और अब हो चुका है ये 60%, अगर ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर इसके हमारे माशरती और माशी दोनों चीज़ों पर क्या असरात मुरतब होंगे? आई थिंक एक बहुत बड़ा जो इसमें इशारा है वो ये कि ये अनसस्टेनेबल है, और हमें उसकी अनसस्टेनेबिलिटी का एहसास पिछले 4-5 साल में वाज़े तौर पर हो चुका है कि अगर 1% एम्प्लॉयर है और 60% एम्प्लॉई हैं और ये शरह बढ़ती जाए तो इंक्रीजिंगली जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कारोबार शुरू करने वाले कम होंगे तो वो एम्प्लॉय किस तरह से कर सकते हैं।
जिसकी वजह से मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है ऐसे तबकों में जहाँ पर हमें तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखें तो वेजेस में बहुत वाज़ेह तौर पर कमी आई है। वेजेस जो हैं वो गिर रही हैं, तो आपको एक ही जॉब के लिए हज़ार लोग नज़र आते हैं। हुकूमत जब 250 CSS अफसरान के लिए जॉब की पोजीशंस लेके आती है तो 25,000 लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा गिलानी साहब, ये तो बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर तादाद नौकरियाँ हासिल करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा है, जाहिर है ओहदे उतने ही कम हैं, ये समझ में आता है हमें। लेकिन बिज़नेस की तरफ ना आना लोगों का, इतना ज़्यादा घबराना, क्योंकि अब तो हम पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि जी डॉलर भी स्टेबल जा रहा है, मईशत पाकिस्तान की मुस्तहकम हो रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पाकिस्तानी खुद ही नहीं करना चाहेंगे, तो बाहर से तो हम इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला ही नहीं पाएंगे। तो इसका रुझान इतना कम क्यों हो रहा है? 2000 के अंदर, 2025 के अंदर हम देख रहे हैं कि 2000 से 2025 के अंदर ये रुझान बतदरीज कम होता जा रहा है, बजाय इसके कि थोड़ी बेहतरी आती है। अगर मईशत बेहतर हो रही है या आशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात समझते हैं? जिस तरह आपने कहा कि एजुकेशन में हम सिर्फ डिग्रियां बच्चों को दिलवा रहे हैं, हम स्किलफुल किस तरह से बच्चों को बना सकते हैं? कौन से ऐसे शोबे हैं जिनके अंदर काम करने की ज़रूरत है? अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो साथ स्किल्स भी हासिल करें, ताकि वो बाहर आकर एंटरप्रेन्योरशिप को इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो खुद नौकरी की तलाश करें। आई थिंक मौजूदा हुकूमत ने बहुत से इक़दामात के थ्रू जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने की कोशिश ज़रूर की है। उन्होंने इकॉनमी को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, मगर ये जो बिगाड़ है ये इकॉनमी के अंदर बहुत से दहाइयों से अब आना शुरू हो चुका है। आई थिंक एक जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये कि हमने इंडस्ट्री को जब हमने बहुत सी चीप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया पाकिस्तान में, तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है किसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करने की। तो जब बाहर से हम इंपोर्ट कर लेंगे तो मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिज़नेस सेक्टर में तो नहीं हो पाएगी। तो हमें रीविज़िट करना है कि हम किस हद तक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करें। दूसरा आई थिंक एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अब जो इस वक्त हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो IT सेक्टर की है। तो IT सेक्टर में भी हमें देखना है कि हम कैसे बड़े जो IT सेक्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको हम हेल्प कर सकें ताकि वो एक एग्जाम्पल और एक मशले राह बन सकें जो आज लोग तालीम हासिल करें। इसमें मैं आपके तवज्जुह से आई थिंक एक ये बात भी कहना चाहूँगा कि ये बात भी दुरुस्त है कि हम इंक्रीजिंगली कल्चरली जो कारोबार करता है शख्स, उसके बारे में हमारे बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लोगों को कई दफ़ा रिश्वत देने वाला कहते हैं, कभी उनको कारोबार करने वाले को तो कारोबार करने वाले के हवाले से जब हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनके बारे में होता है कि ये तो बड़े नीट काम कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में लोगों के परसेप्शन है वो बहुत पॉजिटिव नहीं भी होती। जैसे हम पूछते हैं कि आप शादी अगर करना चाहें तो आपके जो दामाद किस ऑक्यूपेशन का हो, तो बिजनेस के हवाले से हमेशा एक थोड़ी सी मनफी सी राय आती है। लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर की से शादी करना चाहते हैं, मिलिट्री ऑफिसर से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर से करना चाहते हैं। एक तासुर भी इस तरह का पाया जाता है। अच्छा, इन दोनों सूरतों में गिलानी साहब, अब इसमें गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इक़दामात जो अभी तक नहीं हो पाए? और ये नहीं है कि सिर्फ IMF की शराइत ही हम मानते रहें, आवाम के लिए भी तो कुछ सोचना होगा। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोविड के बाद देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे दुनिया के डायनामिक चेंज हुए थे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सी खुली थी। अब ऑनलाइन बिजनेस का काम इतना ज़्यादा एक वास्ट इंडस्ट्री बन चुका है, खुद पाकिस्तान के अंदर भी रुझान तूल पकड़ चुका है। AI का इतना ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फैसिलिटेशन है, मार्केटिंग के लिए अपने बिजनेस की इतने ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जो पहले माजी में नहीं थे, उस पर खर्चा बहुत होता था। अब तो सारा कुछ एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठे हुए एक मोबाइल से भी हो सकता है। तो लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कारोबार शुरू करने के लिए? खुद इंडिविजुअली लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें किस तरह से आसानियाँ पैदा कर सकती है? आई थिंक गवर्नमेंट की हद तक जो है हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है और उसकी जो स्किल्स हैं, उसका आर्ट है, उसकी एजुकेशन है, उसको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। आई थिंक हमें स्कूल की लेवल से ये बात आगे बढ़ाते बढ़ाते कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में इनकलकेट करनी होगी कि हमें पाकिस्तान को आपकी जो ज़रूरत है वो सबसे बड़ी ज़रूरत ये कि आप बड़े होकर कारोबारी बने ताकि आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो कारोबार करें, उसको हम चैम्पियन बनाएं इस मुल्क का कि वो और लोगों को किसी न किसी फॉर्म में
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उनके घर के लिए चूल्हा चलाने में मुआवनत प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से एक कल्चर चेंज होगा। दूसरा मैं थिंक हुकूमत को ये देखना है कि एक जैसे गोल्डन डक होती है तो उसको आज ही ज़िबा नहीं कर देना, बल्कि जो कारोबार पनप रहा है आप उसको टैक्स छूट, आप उसको मुख्तलिफ रेगुलेशन से आज़ाद कर दें। आप आज अगर उसको रेगुलेट कर लेंगे और तो फिर वो अगर पनप आसानियां पैदा की जाएंगी तो बिज़नेस जो है वो भी यहाँ पर पनपेंगे, या मज़ीद लोग इस तरफ इनकरेज होंगे और बिज़नेस खोलने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि वो नौकरियों की तलाश में मारे फिरे और किसी एक ही इंडस्ट्री के अंदर लाखों की तादाद में हम देखते हैं फिर एम्प्लॉयज़ जो है वो इंटरव्यूज़ देने की कतारों में खड़े हो जाते हैं, तो वो खुद दूसरों के लिए जॉब्स पैदा करें। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये सर्वेस बताते हैं कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं और किस तरीके से उनके रुझानात तब्दील किए जा सकते हैं और किस तरह से उनके रुझानात तब्दील हो रहे हैं, कौन सी मुश्किलात हैं। तो ये जो सर्वेज़ हैं ये हम इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हुकूमती सतह पर भी ये पहुँचे और फिर हुकूमत इसके ऊपर काम धरे और काम किया जा सके। और घर के अंदर यानी कि हमारे अपने मुल्क में लोग इंटरेस्टेड होंगे कारोबार करने को, तभी जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि तभी आप इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, सरमायादारों को भी पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आसानियाँ पैदा कीजिए लोगों में और आवाम में अवेयरनेस पैदा कीजिए, और लोगों के लिए भी बहुत सी आसानियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। बेहतरीन वक्त है कारोबार करने का। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, और इस वक्त कौन कौन से हदशात हैं जो हम सबको लाहक हैं, कौन कौन से हमारे यूज़र्स पासवर्ड इस वक्त हैक होने के खदशात हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने एक तशवीशनाक इंकिशाफ किया है कि इंटरनेट पर गलत तरतीब दी गई जो क्लाउड्स हैं, डेटा बेस की वजह से तकरीबन 149 मिलियन सार्फिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जीमेल और दीगर अकाउंट्स के जो यूज़र्स नेम हैं, पासवर्ड्स हैं, हसास मालूमात है, उनके लीक होने के खदशात हैं। जी, ये खदशात बहुत ही हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी ये ख़तरा लाहक है। और इस डाटा में सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं है जनाब, इसमें नेटफ्लिक्स है, इसमें टिकटॉक है, इसमें बाइनेंस है, इसमें तालीमी ईमेल अकाउंट्स भी शामिल हैं, आपके बैंक अकाउंट्स भी इसमें शामिल हैं, उनकी ऐप्स के अकाउंट्स और पासवर्ड भी शामिल हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मामला हो सकता है, सिर्फ आपकी प्राइवेसी नहीं, आपकी वॉलेट को, आपकी जेबों को भी खाली कर सकता है। और इसी दौरान गूगल की जीमेल सर्विस के सार्फिन के लिए भी एक तशवीशनाक खबर सामने आई है, और साबिर माहिरीन के मुताबिक जीमेल ने खुदकार तौर पर एक फ़ीचर फ़ाल कर रखा है जिसके तहत सारिफ के ईमेल पैगामात और जो मुख्तलिफ अटैचमेंट्स हैं वो ईमेल मॉडल्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये मामला किस तरह से हल हुआ जाए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे जाफी साहब, साबिक एडिशनल DG FIA, साबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जाफी साहब, ये मामला सभी यूज़र्स की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, ये किस तरह से खदशा पैदा हुआ, इसकी निशानदही कैसे हुई और अब हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम मिलने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बहुत पहले एक साहब है, उनका नाम है ब्रूस श्नेयर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है। जिस ज़माने में FIA में था, हमने उनको बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो किसी ने उससे सवाल किया था कि व्हाट इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी। तो उस शख्स ने आज से 15 साल पहले कहा था 2 इंच ऑफ एयर, डोंट कनेक्ट, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट ना करें। अच्छा, ये तो चले पुरानी बात थी, उन्होंने कह दिया था, लेकिन आज कनेक्ट करने के बगैर भी गुजारा नहीं है। यानी हमारे पास चॉइस है कि आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर घर में बैठ जाएं, कोई राब्ता ना करें किसी से, एक तो ये चॉइस है। एक ये है कि राब्ता करें। अब जब आप राब्ता करेंगे तो इंटरनेट पे करेंगे। इंटरनेट बना ही लोगों को करीब लाने के लिए था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा हो तो सबसे पहले क्रिमिनल्स उसके अंदर आगे आ जाते हैं। और हैकर्स भी हमारे करीब हो गए हैं इसकी वजह से, अब ज़्यादा करीब हो गए। अच्छा, इस वक्त हम 3 तरह की वेब पे काम कर रहे हैं। एक वेब तो वो जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे, एक वेब जो क्रिमिनल यूज़ करते हैं, एक है डीप वेब जिसको बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये आपकी जो इंसान की आज़ा है उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है, वेपन्स या बड़े डेंजर किस्म की अंडरवर्ल्ड जो है वो वेपन एक्सचेंज कर रही है, आपस के अंदर खरीदो फरोख्त कर रही है। अब देखना यह है कि जिस खतरे की तरफ आप निशानदेही करें बिल्कुल वो कायम है, उससे बचने का और कोई तरीका नहीं है कि नंबर 1 सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। जो आपका पासवर्ड होता है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अपने पासवर्ड को महफूज रखें, पहली बात तो ये है। महफूज रखने का तरीका क्या है कि उसको याद रखें, लिखें मत उसको। अगर आपने उसको लिख लिया और अपने कंप्यूटर में डाल दिया कि ये मेरा पासवर्ड है,
तो वो तो समझे कि आपने ओपन कर दिया उसको, क्योंकि आपने कोई फोल्डर बनाया पासवर्ड्स का, तो सबसे पहले हैकर जब आपके सिस्टम में एंटर होगा तो वो पहले देखेगा पासवर्ड या इस तरह की चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैंगी, ठीक है जी, वो उसको निकाल के वो यूज़ करेगा। चलें, तो आप एक कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता, आपका फर्स्ट कर लें जीमेल अकाउंट है। जीमेल अकाउंट नेचुरली आप किसी पासवर्ड से ऑपरेट कर रहे हैं, या गूगल आप कोई चीज़ करते हैं, या कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी में भी होते हैं आप, तो ये जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके लिए जो पहली एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं पास फ्रेज। पास फ्रेज क्या होता है? एक फिक्रा याद कर लेते हैं आप, आई वेंट टू लाहौर ऑन 29 दिसंबर 2024 फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक फिक्रा बन गया। इसका जो पहला कैरेक्टर है ना, वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। पहली बात तो ये है, उसमें न्यूमेरिक भी आ जाएगा, उसमें अल्फा भी आ जाएगा। अगर एक और चीज़ कर लें कि इसमें कुछ पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर दें, बाकी सबको स्मॉल रखें, उसके अलावा अगर आप उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन है या एट द रेट ऑफ है, तो फिर ये वो पासवर्ड बन जाएगा जो ब्रूट फोर्स से ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, पहली बात तो ये। जाफरी साहब, हम थोड़ा सा, मैं आपको बीच में ऐड करना चाहूँगी कि जब हम कोई भी पासवर्ड लगाते हैं तो उस पासवर्ड को एक नोटिफिकेशन हमें रिसीव होता है कि पासवर्ड सेव ऑन फ़ोन। क्या हम फ़ोन के अंदर सेव अगर कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है? और फिर दूसरा, हमने एक ही पासवर्ड रखा होता है और वो हमने अपने डिफरेंट ऐप्स के ऊपर लगाया हुआ होता है, बैंक की ऐप के ऊपर भी वही होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर, जीमेल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह पर हम एक ही पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं और वही हमने फ़ोन के अंदर सेव भी रखा होता है अपनी ऐप के अंदर, एप्पल के अंदर, या फिर डिफरेंट ऐप्स होती हैं। तो क्या ये भी हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है। उसके ऊपर बिल्कुल सेव ना करें, क्योंकि आपका जब फ़ोन चेंज करेंगे या लैपटॉप चेंज करेंगे तो वो डिवाइस पे स्टोर होगा आपका, इसलिए वो तो बिल्कुल ना करें। तो दूसरा होता है नेवर, तो उसमें नेवर कर दे, वो कभी दोबारा पूछेगा आपसे। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये उन लोगों के लिए है ये सेव वाला जो ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी का काम नहीं करते, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका पासवर्ड को हैक भी कर ले तो पहली बात। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड स्टोर ना करें। उसके बाद दूसरी चीज़ है सारी ऐप्स पर लगाना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, ये तो बड़ा आसान काम है। अगर मैं हैकर हूँ, ऑलवेज थिंक लाइक ए हैकर, मैं हैकर हूँ और मैंने आपका अकाउंट हैक कर लिया, तो पहला काम ये करूँगा कि जिस अकाउंट को मैंने हैक किया है उसको यूज़ करते हुए पासवर्ड को मैं आपके सारे अकाउंट्स पे जाऊंगा, और अगर आपके सारे अकाउंट्स पे एक ही पासवर्ड है तो वो सब हैक हो जाएंगे। अच्छा, उसका तरीकाकार ये है कि आप, पहला बात तो ये है कि पासवर्ड को अपने जो फिर आपका मकान नंबर है, गाड़ी का नंबर है, टेलीफोन नंबर है, उनको इस्तेमाल, या डेट ऑफ बर्थ है, उसको इस्तेमाल ना करें। आम तो लोग ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ब्रेक करना बड़ा आसान होता है। एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक, वो यही होता है कि वो डिफरेंट चैनल ट्राई करता है। नंबर 2, जो सेकेंड लेवल ऑथेंटिकेशन है उसको ऑन रखें आप, उसमें वो OTP वगैरह चीज़ें होती है उसको भी ऑन रखें। नंबर 2, जो सेंसिटिव मामला हैं जैसे बैंक हैं आपके, इस तरह के अकाउंट हैं, उनको तो बिल्कुल डिफरेंट रखें। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा जाफरी साहब कि अगर ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए किसी ने अभी तक अपना पासवर्ड बनाया हुआ है और अभी ये जो थ्रेट आया है, ये जो अलर्ट आया है, इसके मुताबिक अब दोबारा से चेंज कर लिया जाए, क्योंकि कैपिटल होना, एक वर्ड का, एक स्पेशल कैरेक्टर का ऐड होना, एक नंबर का ऐड होना, ये सारी चीज़ें तो शराइत में शामिल है, इसके बगैर तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अब उन सारे पासवर्ड्स को चेंज कर लिया जाए, आपका मशवरा ये है? जी बिल्कुल कर लिया जाए, क्योंकि चेंज करते ही कम से कम पिछला डाटा आपका अगर चला गया तो नया तो नहीं जाएगा ना कम से कम उसके ऊपर। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं चीज़ आपके सामने को गाइड करना चाहूँगा कि देखिए, इंटरनेट के ऊपर काम करने के ऊपर जब आप काम करते हैं ना, तो ये सोचिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स की अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो आपके अपने यूज़र्स को भी वो सिक्योर रखते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन होते हैं, उनसे बचें, क्योंकि जो डीप डार्क वेब है वो ट्रैप करती है। स्पेशली आप इसे कहते हैं ना कि इसे कहते हैं साइबर पेरेंटिंग, अपने बच्चों पे निगाह रखें। मैं माओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को अपना सेल फोन ना दे दें कि भाई मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आप यहाँ बैठ के सेल फोन देखें। नहीं, बहुत ख़तरनाक काम है कि जो आपका है ना स्क्रीन टाइम, इसको बच्चे को 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल मत करने दें। आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को, ताकि वो इंगेज भी रहे और वो चीज़ों को सीखे भी, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता कि जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त वो कौन है, क्या वो कोई क्रिमिनल है, क्योंकि वो बच्चों को इंटाइज करते हैं।
उसके अलावा ये जो आपको अब तो खैर ये आम बात होगी, जो आपको मैसेज आते हैं कि आपका पार्सल आ गया, आप ये करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो तो आपने कोड जी। अच्छा लास्टली जाफी साहब ये भी बताएगा कि अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके, जीमेल की सेटिंग में जाके किस चीज़ को एक्टिवेट करना है, किस चीज़ को आपने कैंसिल करना है, जिससे आपकी मालूमात चैट जीपीटी या जितने भी ऐप्स हैं उन तक ना पहुँचे, आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ये जब आप अपनी डिवाइस खरीदते हैं, ये बड़ा खतरनाक काम है कि आपने नया फ़ोन ख़रीदा और आपने वेंडर से कहा यार इसको फिक्स कर दो। आप यकीन करें वो मैच देख रहा होगा क्रिकेट का, उसने यस पे उंगली रखी हुई होगी, अब हर चीज़ को यस कर रहा होगा। प्लीज़, ये बहुत खतरनाक काम है। सही कह रहे हैं। जब अपने फ़ोन की सेटिंग करते हैं या अपने लैपटॉप की सेटिंग करते हैं, आप उसके साथ बैठें, उस बात को समझें, हर वो चीज़ जो खतरनाक है उसको नो कर दें, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको आप यस कर दीजिएगा, हर वो चीज़ की ज़रूरत है उसको आप यस कर दें। ये इनिशियल सेटिंग्स है। उसके बाद इसे कहते हैं नीड टू नो बेसिस, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ उसको ऑन करें, अननेसेसरी चीज़ों को ऑफ कर दें, आपका फ़ोन भी ठीक चलेगा। अच्छा जाफरी साहब, कितने टाइम के बाद हमें पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, जिस तरह की आज का सूरत हाल हमें दरपेश है, हैकर्स भी क्योंकि एक्टिवेट हुए हुए हैं, तो फिर हमें कितने टाइम के बाद अपनी हर चीज़ का, हर ऐप का पासवर्ड जो है वो बदल लेना चाहिए? अच्छा देखिए, ये ऐसी बात है जैसे अगर आपकी गाड़ी का नंबर रोज चेंज होगा तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो पहली बात तो ये, मैंने जो पास फ्रेज की बात की है ना, एक फिक्रा याद रखिए, उस फिक्रे के अंदर आप थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर लें कि जो मेरी सेंसिटिव चीज़ें हैं उसमें मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाऊंगी, या जो मेरी नॉन सेंसिटिव चीज़ें उसमें मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाऊंगी, तो एक फ़र्क तो वो आ जाएगा। पहली बात, पास फ्रेज का फ़ायदा ये होगा, वरना आप टेंशन में रहेंगे। आप कहीं इमरजेंसी में कुछ लॉग इन कर रहे हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा, आप ढूंढ रहे हैं, तो मसला बनेगा। पास फ्रेज का मतलब ये है कि जिस तरह आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होती है, आपको अपना पासवर्ड भी याद होगा, फिर उसको चेंज करने भी आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप ईयर डाल दें, आप कहें कि जब ईयर चेंज होगा तो मैं ईयर डाल दूंगा, ईयर डाल दूंगी उसके अंदर, तो आपको आसानी या फिर अपनी शादी का जो सानहे की डेट है वो आप डाल दीजिए, वो भी बड़ा सेफ रहेगा। अपने प्यारों के नामों पर लोग जो पासवर्ड डाल देते हैं उससे भी एहतियात, लेकिन अपने प्यारों के नाम अपने रखने हैं, किसी और का नहीं, ना भूल जाए बाद में। ये सारे बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, सारे इस्तेमाल किया, मैंने इसको एंजॉय किया आपके वर्ड को। शुक्रिया हमारे जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और साइबर हमलों से बचा जा सके इसलिए आपको अपना जो पासवर्ड है वो इतना यूनिक रखना होगा, इतना डिफरेंट रखना होगा कि वो किसी की पहुंच पे ना आ सके, और फिर दूसरा आपकी पहुंच में रह जाए। बिल्कुल, अपने फोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर सेव करने से गुरेज कीजिए। प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और पाकिस्तान की तैराकी की दुनिया में एक नायाब नाम उभर कर सामने आया है, और जो नाम है मुज़य्यन मुस्तफ़ा, जो कौम की बहादुर बेटी हैं। और आपने बहुत ही कम उम्र होने के बावजूद अपनी मेहनत और हौसले और जज्बे से साबित किया है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो तो फिर वो पानी के अंदर रहकर भी आप नाम रोशन कर सकते हैं। और पानी के अंदर रहते हुए 1 मिनट तक सांस रोकने का रिकॉर्ड भी आपके पास, और दर्जनों गोल्ड मेडल्स भी जीत रखे हैं आपने। बिल्कुल, और ये स्विमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का उभरता हुआ जो एक नाम है मुज़य्यन मुस्तफ़ा, आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक इवेंट के अंदर, आप बता रही हैं कि 8 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, और वैसे तो आप दर्जनों हासिल कर चुके हैं, तो कितना अरसा हुआ, कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में मुज़य्यन? से बेसिकली मैंने तो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर ली थी स्विमिंग, जब मैं 4 साल की थी। सो फ्रॉम द एज ऑफ 7 तब से मैंने कम्पिटिटिव स्विमिंग शुरू की हुई है। सो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग जर्नी फॉर मी, लाइक 18 to 19 years नाउ। तो पेरेंट्स ने आपको धकेला था या खुद शौक था, किसको आइडियलाइज करती थी कि स्विमिंग की तरफ? सर बेसिकली आई आइडलाइज माई ब्रदर, क्योंकि ही इज़ बीन एन इंटरनेशनल स्विमर, और फिर मेरी बहन भी नेशनल स्विमर हैं। तो फिर जब वो लोग जाते थे स्विमिंग करने, जब मैं छोटी थी, तो मुझे मामा बताती थी कि मैं शोर करती थी कि मुझे भी पानी में जाना है। सो दैट्स व्हेन आई लर्न स्विमिंग, और फिर उधर से देन आई नेवर स्टॉप्ड। अच्छा, आपने इसके अंदर जो इवेंट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, इसमें आपने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट आपने जीते होंगे गोल्ड मेडल्स। तो कितनी कैटेगरीज थी, और जो आपके साथ पार्टिसिपेंट लोग थे, बच्चियां मौजूद थी, वो कहाँ पर लैग कर रही थी जो कि आपने इतने गोल्ड मेडल जीत लिए? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? बेसिकली स्विमिंग में 4 डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री, बैक, बटर एंड ब्रेस्ट, और उनके सबके डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं, लाइक 50, 100, 200, 400,
और फिर एक इवेंट होता है इंडिविजुअल मेडले, उसमें आपने एक ही मतलब रेस में सारे इवेंट्स करने होते हैं बैक टू बैक, वो था। सो बेसिकली आई वेंट फॉर द लॉन्ग इवेंट्स जिसमें आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, यू नीड टू हैव अ गुड स्टेमिना फॉर दैट। सो मैंने 800 फ्री, 400 फ्री, 400 IM, 200 IM, 200 बैक, 200 बटर। सो आई डिड द लॉन्ग इवेंट्स जिसमें मुझे पता है कि नो वन कैन कैच मी अप इन दोज थिंग्स। अच्छा, 4 इयर्स से आप स्विमिंग कर रही हैं, कितना टाइम आप स्विमिंग को देती हैं इस लेवल पर आने के लिए? क्योंकि जो बच्चे बच्चियां भी देख रहे होंगे वो भी चाह रहे होंगे कि हम भी इस लेवल तक पहुंचें, लेकिन कितना टाइम स्विमिंग को देना है, डेली बेसिस पर देना है, वीकली आपने जाना है, और कोचेस जो है वो आपके कौन थे जो आपको इतना एक्सपर्ट जिन्होंने बनाया? सो बेसिकली तो जो ट्रेनिंग हमारी होती थी जो बचपन से होती आ रही है, अभी यूज्ड टू लाइक 3 to 2 hours तो आपके डेली के होने चाहिए। बीच में यू कैन गेट ऑफ ऑन दी वीकेंड्स या संडेज आपको ऑफ होते थे, वरना इट्स मतलब मैं तो कह रही 24/7 जॉब है, क्योंकि आपकी उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी आती है एंड स्विमिंग आपकी सेपरेट होती है। 1 hour आपका फ़िज़िकल होता है, 2 hour आपकी स्विमिंग होती है। और कभी कभी तो इस तरह होता था कि लाइक हमें 2 सेशन स्विमिंग के करने पड़ते थे, 1 अर्ली मॉर्निंग एंड 1 इन दी आफ्टरनून। सो सारा, और बेसिकली इन दिस होल जर्नी आई हैव लाइक डिफरेंट कोचेस, लेकिन जिनसे मैंने सीखी थी आई स्वैम विद हिम फॉर लाइक 16 years। उसके बाद फिर मेरी यूनिवर्सिटी में चली गई तो उधर डिफरेंट कोच थे, देन आई वेंट टू अनदर यूनिवर्सिटी, उधर मेरे डिफरेंट कोच थे, तो सबके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जो मेरे लास्ट जिधर से मैंने मास्टर्स किया लाहौर गैरजन से, उनके अब ऑब्वियसली आर्मी के कोचेस थे सारे, सो दे वर लाइक वेल ट्रेंड और हमें सारा डिसिप्लिन वगैरह करके, तो उधर मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी नेशनली तो आपने अपना सलाहियत का लोहा मनवा लिया है, दर्जनों मेडल्स हासिल कर लिए। इंटरनेशनली आपको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है स्विमिंग के मैदान में? और अगर बात हो ओलंपिक्स की या इंटरनेशनल इवेंट्स की, तो हमें और कितनी मेहनत करनी होगी और हम क्या उसमें पार्टिसिपेट करने की पोजीशन में हैं? जी सर, बेसिकली वी जस्ट लैक जो हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ की वजह से, और ज़्यादा प्लेयर्स आगे उस तरह नहीं बढ़ सकते, लेकिन वी हैव रिप्रेजेंटेड इन ओलंपिक्स एज वेल और बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स में भी, लेकिन वी weren't एबल टू विन एनीथिंग। सो वो वही है कि जो बाहर लोगों की ट्रेनिंग होती है वो उस तरह इधर नहीं होती है, मतलब। और अच्छा, एक तो फिजिकली ट्रेनिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरह इंटरनेशनली मंझे हुए जो कोचेज़ हैं उनकी एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होगी हमें। लेकिन अब जिस तरह से AI का दौर है, जिस तरह से इंटरनेट ने एक पूरे ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल भी तो है, तो आपको लगता है कि बच्चे खुद से अगर मेहनत करें और ऑनलाइन भी अगर आप फैसिलिटेशन को आपको मिल सकती है, अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते, इंटरनेशनल कोचेज़ यहाँ पर नहीं आ सकते, तो बेहतरी लाई जा सकती है और हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए? सर बेसिकली अब जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेट का दौर है, बाकी चलो आपका स्टडी वर्क तो आप लोग उधर से कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको आपके कोच का सर पे होना ज़रूरी है, उनकी गाइडेंस, उनको जी, क्योंकि अगर वो नहीं ना होते, वी लैक वेरी मच इन दैट थिंग, क्योंकि बीइंग कोच ऑन योर हेड इज़ लाइक द बेस्ट सपोर्ट यू कैन गेट, और बेसिकली आपका पेरेंट्स का भी होना सारा। सो ये चीज़ होती है, हम अकेले से नहीं वो हम कर सकते कि हम लोग नेट से देख के ये टेक्निक्स कर लें या वो कर लें, अनटिल अनलेस कोच आपके सर पे नहीं होता उस तरह। अच्छा मुज़य्यन, आपने एजुकेशन भी साथ साथ आपने रखी है, इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको कितना बेनिफिट देती हैं बीइंग स्पोर्ट्समैनशिप, और फिर आप क्योंकि एक स्विमर भी हैं, स्विमिंग के अंदर हैं, तो क्या एजुकेशन के अंदर भी इसका कोई एडवांटेज रहता है आपको, या फिर नहीं ये सिर्फ एक गेम के तौर पर ही लिया जाता है? बेसिकली मैंने तो उसको हमेशा गेम के तौर पर रखा है कि इसको मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ इंटरलिंक नहीं किया उस तरह, क्योंकि आई डिड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी विच इज़ अ डिफरेंट फील्ड फ्रॉम स्विमिंग, लेकिन माई स्विमिंग हेल्प मी इन माई स्टडीज़, इट मेड मी मोर एक्टिव एंड ऑल, और फिर साइकोलॉजी से मुझे फिर वो अपना मेंटल हेल्थ और उस चीज़ को मतलब समझने का हुआ सारा कि हाउ कैन दैट इम्प्लीमेंट इन माई स्विमिंग एंड ऑल। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि स्विमिंग जो है वो आपका एग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो आप 1 घंटा स्विमिंग करते हैं तो आपका सारा डिप्रेशन और एग्जाइटी जो वो ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल पीस माइंड और रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या ये सच है? क्योंकि आप तो 2-2, 3-3 घंटे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती रही हैं, तो आपको तो फिर डिप्रेशन और टेंशन कभी हुई ही नहीं होगी, एग्जाइटी आपके तो करीब नहीं आई होगी। सो मैम बेसिकली वो यही होता है कि जब आप पानी में जाते हो, जितना आपका डे टू डे का वो आपका एग्रेशन या कुछ होता है वो सारा आपका पानी में यूटिलाइज हो जाता है। आपकी सारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो सारी आपकी यूज़ हो जाती है, उसमें
एंड देन जो आपको अगर वो गुस्सा भी होता है कुछ भी होता है तो मैं तो यही करती हूँ अपना आई पुट माई 100% इन ट्रेनिंग, तो मुझे वो मेंटल पीस देता है फिर उस तरह के लाइक ज़बरदस्त। कुछ उस तरह नहीं होता करने तो आप को। फिर अपने, क्योंकि अब आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, तो अपने जी। पेशेंट को आप क्या सजेस्ट किया करेंगे? मेडिसिन लेने की बजाय, थेरेपी लेने के बजाय जाओ पूल में उतर जाओ और स्विमिंग करके आओ, तुम रिलैक्स हो जाओगे? क्या आप प्रैक्टिकली अब जब आओगी अपनी फील्ड में तो क्या उनको मशवरा दोगे? सर मैम बेसिकली मैं उनकी तो मतलब थेरेपी के रूप में? थेरेपी ही करती हूँ क्योंकि आई डू माई ऑनलाइन सेशंस एज वेल विद द पेशेंट्स एंड ऑल। सो इफ़ दे आर इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि अगर स्विमिंग नहीं तो आप कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हो, कि जो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपका माइंड में चल रहा होता है चीज़ें, तो आप उस चीज़ में वो कर लो कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी वो ड्रेन हो, देन यू आर नॉट थिंकिंग दैट नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन और एनीथिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मुज़य्यन? अभी नेशनली तो आपने अपने आप को मनवा लिया, इंटरनेशनल किसी इवेंट में जाने का इरादा है? जी सर, बिल्कुल मेरा इरादा है, एंड आई एम स्टिल इन ट्रेनिंग एज वेल। अच्छा। सो आई वांट टू रिप्रेजेंट इन पाकिस्तान इन ओलंपिक्स एंड इंशाल्लाह इन वर्ल्ड एक्वेटिक मास्टर चैंपियनशिप्स एज सही। वेल। उसके लिए आपको क्या फैसिलिटेशन चाहिए? हमारी गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स बोर्ड से क्या रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तवज्जो से? सर बस यही होता है कि लाइक इफ़ अ प्लेयर वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर अ कंपटीशन एंड ऑल, तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उनके लिए। किस सतह पे किस तरह की फैसिलिटेशन होनी चाहिए आइडली? सर फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए, मतलब हमें स्पॉन्सर होना चाहिए, हमें लाइक उस चीज़ में हम बहुत लैक करते हैं क्योंकि इधर सारा स्पॉन्सर स्पेसिफिकली एक गेम को जाता है एंड एवरीवन नोज हाँ जी। दैट। तो बाकी स्पोर्ट्स बहुत वो उस चीज़ में लैक जिसको जाता है उसके अंदर भी हम बहुत तगदो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों को भी मेरे ख्याल में तवज्जो की ज़रूरत है जी। और बहुत से टैलेंटेड बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। तो कोचेज़ की फैसिलिटेशन भी चाहिए। कोचेज़ कहाँ पर इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ हैं स्विमिंग की दुनिया में, और क्या वो पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड हैं? किसी से आपका रब्ता या आपके इदारे का, आपके इंस्टीट्यूट का? सर मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली अब पाकिस्तान में भी बहुत वेल ट्रेंड कोचेज़ आ गए हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने स्विमर्स होते थे आर्मी के, वाबडा के, दे आर इनटू कोचिंग एज वेल नाउ, और वो अब हमारे यहाँ पे फीना के ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्सेज भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। सो हमारे कोचेज़ यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे हो चुके हुए हैं। सो वी डोंट नीड टू ask other countries to send their coaches, लेकिन गुड लक हाँ। मुज़य्यन, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप इंटरनेशनली भी स्विमिंग कंपटीशन सारे के सारे जीत कर आएँ और गोल्ड मेडल्स जीत कर आएँ। जिस तरह आप 8 गोल्ड मेडल्स लिए हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, आप बाहर से भी इतने ही गोल्ड मेडल्स जीत के आएँ। और हम आप जैसी बहुत सारी बच्चियाँ जो और इसमें आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है जाते जाते, वो भी मैसेज दे दें। मैं उनको तो यही कहना चाहूँगी सबको कि अगर किसी को स्पोर्ट्स का शौक़ है उनको करना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को उनको नहीं रोकना चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए उसमें, क्योंकि उन किसी को भी नहीं पता कि वन ऑफ देम कैन बी द नेक्स्ट स्टार ऑफ द पाकिस्तान। ऑल द बेस्ट। और ओन कीजिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए और पेरेंट्स को चाहिए पूरी तरह से सपोर्ट करें। तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह से इनके इदारे ने भी इनको सपोर्ट किया है, तो टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें निखारने की और उन्हें थपकी देने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गाज़ा पर भी, और बरतानवी मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, और साबिक जो इस वक्त सदूर हैं वो क्या कहते हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय खदशात की। और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए, बौखलाहट का शिकार दिखाई देते हैं मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पर आ रहे हो वो रास्ता बदल लेते हैं, चाहे वो कुछ समिट हो, जो कॉन्फ्रेंस हो, और जिस तरह से 8 तारे गिरने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और एक के बाद एक वो अपने स्पीच के अंदर तस्करा करते हैं पाक भारत जंग रुकवाने का। और अब ये खदशा पाया जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो तश्कील दिया गया है, वैसे हमारी राय तो ये है कि इसमें भारत को दावतनामा जाना नहीं चाहिए था, लेकिन चला गया। तो अब भारत में परेशानी ये है कि कहीं गजा के बजाय कश्मीर का मुद्दा बोर्ड ऑफ पीस में उजागर कर दिया गया, तो फिर भारत क्या करेगा, फिर मोदी जी क्या करेंगे? और वो मोदी जी जो पहले ही पाक भारत जंग में शर्मिंदगी के दाग धो नहीं पाए, कश्मीर का फैसला भी अगर पाकिस्तान के हक में डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जी हाँ, भारत के अंदर बेचैनी और सिफारती तशवीश पाई जा रही है इस मामले को लेकर, और ट्रंप की जानिब से आलमी तनाज़ात को एक मुतबादिल अमन फोरम पर लाने की हिकमत अमली को बाज़ हल्के दबाव की सियासत करार दे रहे हैं, जबकि दीगर माहिरीन इसे आलमी ताकतों के किरदार में मुमकिना
तब्दीली से जोड़ रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमजा रिफत हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और हमजा साहब, ये मामला तो ज़ेरे गौर आना चाहिए और पीस बोर्ड के सामने ही आना चाहिए, कश्मीर का तनाज़ा भी, क्योंकि ये भी हल तलब अभी तक वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। और जो भारत जब चाहता है कश्मीर को ही मुद्दा बनाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं और उसको वहाँ पर जो आवाम के साथ किया जा रहा है वो नॉर्मल सलूक भी पूरी दुनिया देख रही है। तो क्या समझते हैं कि इस मामले को भी शामिल किया जाना चाहिए पीस बोर्ड के अंदर या नहीं किया जाना चाहिए? और क्या आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ये तजवीज़ देता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके ऊपर क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से डेफिनेटली लाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस का मतलब ये है कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ पे भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जिन टेरिटरीज के ऊपर रेफरेंडम नहीं किया गया, जो इलीगली ऑक्यूपाइड है, जिस तरह से इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है या गाजा है या वेस्ट बैंक है, और उसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स की नजरसानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस का होना बहुत हद तक जरूरी है। और आपने भारत का जिक्र किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनके जो लिबरल अखबार है, जो उनका बहुत ही क्रेडिबल अखबार है चेन्नई के अंदर, द हिंदू, उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया था कि भारतीय सोच एग्जैक्टली है क्या। जब ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया, उसके बाद जब मेंबरशिप भारत को जो है दावत दी गई थी, तो इंडिया वाज वेरी रिलक्टेंट। कुछ वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस का डेफिनेटली हिस्सा बनना चाहिए, पर इंडिया के अंदर जो हार्ड राइट है, जो राइट विंग है, जो फैशिस्ट हैं, जो बीजेपी और आरएसएस की सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहेंगे कि अगर हम बोर्ड ऑफ पीस का एक हिस्सा बन जाते हैं तो हमारी जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो मजीद जो है भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो फिर ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत देर पहले याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि मैं कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता हूँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये चीज जो है इंडिया के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज है और उनकी सोच की अक्कासी करता है जो उन्होंने रिलक्टेंस का इजहार किया अभी है। तक जी आप सही कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं आया उस दावतनामे का जो कि बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भिजवाया है। तो क्या यही एक खदशा है हमजा साहब, या और भी मामलात हैं? क्योंकि हम देखते हैं पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भारत नहीं देता, डोनाल्ड ट्रंप बार बार लेने की कोशिश करते हैं, 8 तैयारी गिरने की बात होती है। और पिछले जब से मई के अंदर पाक भारत जंग हुई है, रास्ता बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर होते हैं, मोदी जी वहां पर जाना की कोशिश ही नहीं करते, गलती नहीं करते। तो आपको लगता है कि यही एक मामला है या और भी मामलात हैं? और अगर ऐसा मुद्दा कश्मीर का उठाया जाता है बोर्ड ऑफ पीस में, तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर भी भारी साबित हो सकता है? पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो काफी क्लियर है कि बहुत अरसे बाद अमेरिका के साथ हमारा एक इक्वेशन अच्छा हुआ है। हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उसका डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छी शिफ्ट के अंदर सफारती ताल्लुकात चल रहे हैं। तो ये जरूर होगा कि पाकिस्तान का जो मौकफ है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक मौकफ है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम हो और एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको जो है गारंटी किया जाए। ये भारत का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है कि जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे, और उसमें सिर्फ कश्मीर नहीं है, लद्दाख का भी रीजन है जो चाइना के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मौकफ की डेफिनेटली एक टेबल और एक आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा। पर आपने भारत को देखा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आवाज, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हो या बोर्ड ऑफ पीस जैसे मैकेनिज्म के अंदर हो, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान का मौकफ, पाकिस्तान का जो है एक आवाज है, पाकिस्तान की जो एडवोकेसी है, उसको अंडरकट करने की भारत पूरी तरीके से कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अगर तो भारत शमूलियत इख्तियार करता है, जो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त होगा, अगर तो होता है तो उसको पाकिस्तान के मौकफ के मुताबिक अपना जो एक मौकफ है वो पेश करना पड़ेगा। उसके बाद इस सूरत में हमजा कश्मीर के ऊपर अगर भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनता, क्या तब भी पाकिस्तान ये मसला उजागर कर सकता है? और अगर कोई पाकिस्तान के हक में फैसला आ जाता है तो फिर क्या भारत उसका हिस्सा, उस बोर्ड का हिस्सा ना होते हुए उस पर अमल दरामद का पाबंद होगा? या उनके पास बहाना होगा कि हम तो इसका हिस्सा ही नहीं, हम इसको क्यों माने? देखें, आपकी मेंबरशिप होना जरूरी है। अगर आप मेंबरशिप आपकी नहीं है, चाहे वो एनपीटी के अंदर हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या बोर्ड पीस के अंदर हो, तो उसके बाद फिर जो भी पाकिस्तान के मौकफ की, अगर हम हाइपोथेटिकल्स के अंदर चले जाते हैं, पाकिस्तान के मौकफ की अगर अक्कासी की जाती है और कहा यह जाता है कि मौकफ जो है रेफरेंडम के ऊपर और उस चीज के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, तो भारत ये कह सकता है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी वजह से तो आपको रिलक्टेंस नजर जरूर आ रही है। पर इट वुड बी अ लूजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया कि ना तो वो बोर्ड पीस का हिस्सा बन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के
के साथ जो मई 2025 से कशीदगी चल रही है उनका जो इक्वेशन है वो और मजीद डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे साफ साबित होता है कि भारत और नरेंद्र मोदी की सोच रखने वाले, याद रखें मैंने मजीद ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के और हम देख रहे हैं मोदी सरकार के भी। लेकिन ये तो बात क्लैरिटी के साथ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शामिल नहीं करना चाहते होंगे भारत को, जिस तरह के ताल्लुकात उनके आपस में चल रहे हैं। इजराइल के इमाम पर या उनकी ख्वाहिश पर भारत को इसमें पीस बोर्ड के अंदर शामिल करने की तजवीज़ दी गई होगी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मान भी ली होगी। अगर इस सारी सूरत हाल को हम देखते हैं, अगर हम दूसरे तनाजुर में देखते हैं इस पीस बोर्ड को, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक सीरियस कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की गाज़ा के अंदर अमन कायम करने की या इस जंग को रोकने के लिए? और फिर ये भी कहा जा रहा है, नाकदीन ये भी कहते हैं या माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म करने के लिए या उसके मुतबादल के तौर पर एक बॉडी तश्कील दी जा रही है, तो क्या ये भी इसका मुतबादल हो सकता है पीस बोर्ड? देखिए, मैं बोर्ड पीस की अगर हम बात कर लें ना, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। इसके अंदर ऐसे फिगर हेड्स हैं जो बेसिकली ऑटोक्रेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, नेतन्याहू जैसे फिगर हेड्स जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं, वो इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी इस चीज़ को देखना चाहिए कि बोर्ड पीस जो है वो किस सेक्ट के अंदर जाती है। अगर तो वो चाहते हैं कि देखें, पैलेस्टीनियन स्टेट होल्ड सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। जो अपार्थाइड फ़लस्तीन के अंदर चल रही है वो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। जो सेटलमेंट एंटरप्राइज है और जो सबसे बड़ी बात है जो नस्ल कुशी हो रही है, उसके अंदर ये हम पहले भी चीज़ें देख चुके हैं। सीज फायर्स के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉयज आ जाएंगे। जब भी कॉन्वॉयज एंटर करते थे एन्क्लेव के अंदर, तो इजरायली सेटलर्स जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देते होते थे। अमेरिका उस चीज़ के ऊपर जो था वो चुप था। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। ठीक है, कतर जैसे ममालिक है, सऊदी अरब जैसे ममालिक है जिससे फ़लस्तीनी कॉज की हमेशा एक आवाज़ उठाई है, वो किस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो लेके आते हैं, और वो जिस किस्म का रद्द-ए-अमल इजराइल और अमेरिका की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर क्लैश बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी फंक्शनैलिटी को हमें देखना पड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के बरक्स इस एडमिनिस्ट्रेशन, देखें यूएन की फंक्शनैलिटी को हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ज़रूर रही है, उसके अंदर शॉर्ट कमिंग ज़रूर है, पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यूएन ने फिर पीस कीपर्स भी भेजे हैं जिनको इजरायली फोर्सेस ने कत्ल गारत उनकी की हुई है। यूएन की तरफ से यूनिफिल जो है सदर्न लेबनान के अंदर, वो एक टेरिटरी उन्होंने जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजी हुई है। तो यूएन का एक अहम किरदार है। ट्रंप इनमें बिलीव नहीं करते, इस तरह के इदारों में बिलीव नहीं करते, और उसकी फंक्शनैलिटी हमने देखनी पड़ेगी। अभी कहना थोड़ा सा नाइव होगा कि ये एक कोई सोल्यूशन लेके आ सकता है गाज़ा के लिए। अभी तक जो नजर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया हमजा रिफत हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। सबको यही लग रहा है कि पीस बोर्ड इसमें कोई किरदार अपना अदा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा फ़लस्तीनियों के लिए और फ़लस्तीनी आवाम के लिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं फिर भी कि पीस बोर्ड इसके लिए कुछ इक़दाम कर पाए। इसके साथ साथ भारत इस वक्त परेशान है और उनको अपने लाले पड़ गए हैं। एक तो अभी तक वो शामिल नहीं हुए इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, और उन्हें सबसे बड़ा खदशा ये है कि गज़ा का मामला हल हो ना हो, अगर कश्मीर का मुद्दा इसमें आ गया तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, जो पहले ही मुंह छुपाते फिर रहे हैं। भारत जंग के अंदर नाकामी की वजह से ट्रंप उसे बार बार ट्रोल करते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल जी। और अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फ़लस्तीनी 5 साला बच्ची हिंद रजब की दिल दहला देने वाली कहानी पर मबनी फिल्म वॉइस ऑफ हिंद रजब को आलमी शोहरत याफ्ता ऑस्कर अवार्ड में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़ीचर फिल्म के ज़ुमरे में नामज़द कर लिया गया है। और रिपोर्ट ये बताती है कि 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की ये दिलखराश कहानी बयान की गई है, जो कि जनवरी 2024 में गज़ा पर होने वाले हमले के दौरान जहां बाहक हो गई थी। और फिल्म इसके आखिरी लम्हात को दर्दनाक मगर हकीकत के करीब अंदाज में पेश करती है, जिसकी वजह से इसने ऑस्कर भी जीता है। बिल्कुल, और ये कहानी इसमें ये दिखाया गया नाज़रीन कि हिंद रजब अपने 6 रिश्तेदारों के साथ गज़ा शहर से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी जब उनकी गाड़ी पर इजरायली फायरिंग हो गई। और इस हमले में हिंद के अलावा वो तमाम उसके रिश्तेदार भी हलाक हो गए और हिंद रजब कुछ देर के लिए ज़िंदा रही, लेकिन बादशाह उन्हें भी गोली मार दी गई और वो शहीद हो गई। हिंद रजब की आखिरी फ़ोन कॉल्स जो उन्होंने फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट रेस्क्यू इदारे को सर्विसेज को की थी और जिसमें वो मदद के लिए फ़रियाद कर रही थी, उसने आलमी सतह पर गम व गुस्सा पैदा किया और गज़ा में इस्राएली फ़ौजी कार्रवाइयों की तरफ बैनुल-अक़वामी तवज्जो मबसूल कराई है। और यही वजह है कि पूरा मग़रिब, पूरा यूरोप इस वक्त न सिर्फ हिंद रजब बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के साथ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। और नेतन्याहू हो या उसको सपोर्ट करने वाले
जो अवामिल हैं वो इस वक्त ज़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है ख़वातीन में, इसका क्या सदेबाब, क्या इलाज हो सकता है। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट और हार्मोन स्पेशलिस्ट मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि तवाज़ुन बहुत आम है। हार्मोन्स की कमी या ख़राबी से न सिर्फ जो उनके मसाइल होते हैं उसमें इजाफा हो जाता है, बल्कि औलाद के इम्कानात भी बहुत से मुतासर होने के खदशात। बिल्कुल ऐसे ही है, और खुशकिस्मती से आजकल माहिरीन ने BHRT पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि हार्मोन जो रिप्लेसमेंट है, थेरेपी है, वो शुरू कर दी है। और ख़वातीन में हार्मोन्स का तवाज़ुन बहाल करने के लिए जो मौसर तरीके हैं वो सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, इसी की माहिर भी हैं, डॉक्टर शबाना मुफ्ती साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, हार्मोन स्पेशलिस्ट भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर पहली बार जो हमारे नॉलेज के मुताबिक कोई हार्मोन्स पर बात कर रहा है और ख़वातीन के इन मसाइल को उजागर कर रहा है, और उनकी बल्कि उनका इलाज पर भी बात कर रहा है कि उनका इलाज हो सकता है। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर शबाना मुफ्ती साहिबा आपको। और आप पाकिस्तान में हैं तो हमने सोचा कि इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसके अंदर एक सबसे जो बेसिक और मेजर मसला है वो हार्मोन का ही है, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट है, या उनका रैप्चर हो जाना है। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं हार्मोन्स के, जो कि शायद मैं बहैसियत खातून भी नहीं जानती होंगी, लेकिन आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर हमें बता सकती हैं हार्मोन्स के मसाइल कौन कौन से हैं और उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और मैं हमेशा आके पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस दे रही हूँ, ग्लोबली यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक वेव आई है बायोइडेंटिकल हार्मोन्स की, कि नेचुरल हार्मोन्स जो हैं, जो कि ट्रीटमेंट है पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज का और सो मेनी अदर हार्मोनल इश्यूज़ का, वो बहुत सेफ़ है, वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं करता, वो क्लॉट्स नहीं करता, जो करता है वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। और जब 3 साल पहले मैंने ये वेव पाकिस्तान में स्टार्ट की थ्रू सोशल मीडिया, मेरे काफ़ी हैंडल्स हैं जहाँ पे मैं आके अवेयरनेस देती हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी इसको सुन रहे हैं, मेरे पेशेंट को बहुत नॉलेज हो गया, वो जाके डॉक्टर से मांगते हैं कि भाई हमें हार्मोन्स दें जो नेचुरल हैं। तो मैंने फिर लेक्चर्स देने शुरू किए मेडिकल कॉलेजेस में, डॉक्टर्स को टीच एंड ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। मैंने एक बुक भी लिखी है जो फर्स्ट एवर बुक है उर्दू में मेनोपॉज के ऊपर। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बंदा कितनी चेंज ला सकता है, उसकी वजह से मैंने डॉक्टर्स को टीच ट्रेन किया। फिर मुझे लगा जी कि ट्रीटमेंट तो है नहीं, बाहर के मुल्कों में है, हर बंदा तो बाहर नहीं जा सकता, तो फिर मैंने BHRT को लॉन्च किया 2 साल पहले। अब जब मैंने वो कर दिया तो अगला मरहला ये था जी कि ये तो USA की है, ये महंगी बहुत है, ये तो आपने अमीरों के लिए, एलीट क्लास के लिए बनाया है। तो फिर मेरा ये चैलेंज था कि मैं इसको मैसेस तक, क्योंकि मेनोपॉज सबको होना है, मुलाजमा को भी होना है, महारानी को भी होना है, डॉक्टर को भी होना है, नॉन डॉक्टर को भी, जो घर में ख़वातीन है सबको होना है, तो इलाज भी तो सबका हक है ना, सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ा ही अच्छा किया काम है, और ये सदका जारिया जो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहबा, यकीनी तौर पे काबिल सताइश है ये। लेकिन इससे पहले कि हम इसके इलाज फ़वाइद पे आएँ, वजूहात क्या है? क्या ये जेनेटिक है, क्या ये सब में होना ही है, या हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये मसाइल इतने बढ़ रहे हैं? मेनोपॉज जो है वो अल्लाह मियाँ ने औरत को ऐसे बनाया है कि हमारी सबकी ख़त्म होनी है। अगर आपका क्रोमोसोम XX है, आप एथलीट हैं, डॉक्टर, नॉन डॉक्टर जो भी हैं, वो सबको होना है। अंडों का ज़ख़ीरा ख़त्म होना है तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म होनी है, उसकी वजह से आपकी एजिंग, इन्फ्लेमेशन होनी है, माहवारी ख़त्म होनी है। तो बाय डेफिनेशन मेनोपॉज अराउंड एज 49-50 हो जाता है। और ये इम्बैलेंसमेंट भी यही चीज़ है? वो पहले होता है जवानी में, जब आपके हार्मोन्स ड्यू टू लाइफस्टाइल ख़राब होते हैं, PCOS की वजह से, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रोसिस, वो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। हम बात कर रहे हैं पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज की ट्रीटमेंट, जब आपके हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको ना सिर्फ सिम्टम्स आते हैं बल्कि बीमारियाँ आती हैं। अब अगर आप लाइफस्टाइल करते हैं अपना अच्छा, स्लीप अच्छी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी खुराक लेते हैं, अर्ब्स आयुर्वेदा लेते हैं, वो सिर्फ सप्लीमेंटेशन है, वो 2 से 3% पोटेंट है। तो जो चीज़ ख़त्म हुई है तो आपने वो रिप्लेस करनी है। वो कौन से हार्मोन है? जो नेचुरल हार्मोन खुदा ताला ने आपकी ओवरी के लिए अंदर बनाए, और वो जब 50 साल के आसपास जाके या लेट 40s में ख़त्म हो जाते हैं तो उसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं हम, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वो जो है पाकिस्तान में सिंथेटिक हार्मोन्स के साथ डॉक्टर्स मिक्स कर देते हैं, HRT जिसे वो कहते हैं, उससे आपको ख़तरा होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उससे आपको क्लॉट्स होते हैं, उससे आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, जो ख़त्म हुए हैं, जो बॉडी के अंदर एग्जैक्ट मॉलिक्यूल, उसको मैंने लॉन्च किया। वो मेरा चैलेंज था कि उसको मैं ठीक मैसेज तक लेकर जाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी वो
मेडिसिन जो कि इसके ऊपर काम करती है। इसके ऊपर जो है मैंने इसको लॉन्च किया और बहुत ज़्यादा महंगे से मैं जब कम पे लेकर आई तो कैन यू बिलीव इट कि बहुत सारे लोगों ने कहा आपने क्वालिटी तो नहीं ख़राब कर दी, आपने हमारे लिए नहीं, ये अभी भी यूएस की है, ये अभी भी सेम क्वालिटी बल्कि पहले से बेहतर है क्योंकि मैंने इसके अंदर फॉर्मुलेशन हर बंदे की जो है पाकिस्तानी खवानीन की स्किन को देखते हुए बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है कि मेनोपॉज जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को अर्ली हो जाता है, कुछ लोगों को लेट हो जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा किसी को कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है उसको, या उसके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, जो कि एग्स बनाने की तादाद थी, मिकदार थी, वो ख़त्म होती चली जा रही है? क्योंकि हम ख़वातीन को ये पता ही नहीं चलता है कि हार्मोन्स वैसे ही थोड़े से अप डाउन फ्लक्चुएट हो रहे हैं या फिर ख़त्म हो गए हैं, या फिर हमारे पीरियड्स क्यों इतने इरेगुलर हो रहे हैं, ख़त्म होने की तरफ तो नहीं जा रहे। तो उसके लिए कौन से सीधा से टेस्ट हो जाने चाहिए ताकि ट्रीटमेंट? 35 साल के बाद आपके अंडों के अंदर कमी होती है, अंडे फॉलिकल्स होते हैं, एग्स होते हैं जहाँ से हार्मोन बनते हैं, और जब अंडों की कमी होगी तो हार्मोन्स भी कम होंगे, बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी कम होगी। तो ये सिंपल साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 35 साल के बाद अगर आपकी माहवारी ऊपर नीचे हो रही है तो हम उस पीरियड को कहते हैं पेरीमेनोपॉज। उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स हेड टू टो, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत लड़ते झगड़ते अपने हस्बैंड से लड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, आपके अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। उसके बाद आपके सर की दर्दें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाता है। न्यू ऑनसेट की बात कर रही हूँ जिसकी पहले हिस्ट्री नहीं, नींद आना बंद हो जाती है, रातों को उठ के बैठ जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं, फटीग होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, अपने हस्बैंड के पास जाने को दिल नहीं करता, बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस होते हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, ये सिम्टम्स जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल थिन हो जाते हैं, स्किन सैगी हो जाती है, यू नेम इट। बहुत डरावनी बात है ना, लेकिन सब औरतों को होना है, जितनी कुरैयर्स में सबको होना है, जितनी मर्जी फिट हो जाएं आप, जो मर्जी लाइफस्टाइल करें, क्योंकि ये खुदा का निज़ाम। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट के बाद क्या दोबारा से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं? क्या दोबारा से खातून उसी साइकिल को दोबारा से एंजॉय कर सकती है? और क्या दोबारा से वो माँ बन सकती है? एग्स भी दोबारा से बनना? इतनी खूबसूरत बात की आपने। ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये मेन हार्मोन होता है औरत का, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, आप जितने मर्जी हार्मोन्स दे दें, आप हेल्थ को वापस दे सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस जो बढ़ती उम्र में होनी है, इन्फ्लेमेशन होनी है, हड्डियाँ भुरभुरी होनी है, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर डिजीज़, जो आप व्हीलचेयर पे जाके बैठ जाएंगे 60 साल की उम्र में, वो सारी चीज़ें उसको आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पीरियड लाके आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत वापस नहीं दे सकते। तो हार्मोन्स आने वाली प्रिवेंशन है जो आप 40s या 50s में स्टार्ट करेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप किसी और के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी नहीं संभालते आपको। अच्छा, सो इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पीरियड्स क्या इरेगुलरिटी है सिर्फ वही हम कंसीडर करेंगे कि हम मेनोपॉज में जा रहे हैं, या फिर अगर वो डेज भी कम हो गए हैं, एक दिन पर आ गए, 2 दिन पर आ गए हैं, और फिर आपको उसमें पेन आ रही है या आपको कोई फील ऐसी आ रही है कि जैसे बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गए मेरे पीरियड्स, तो वो भी मेनोपॉज की निशानियाँ हैं? देखिए, जब पीरियड पूरे ख़त्म हो जाते हैं पूरे साल के लिए, कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं, एस्ट्राडायोल, FSH वगैरह, उससे पता चल जाता है कि औरत मेनोपॉज में चली गई है कि नहीं। लेकिन वो PCOS में भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, PCOS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अर्ली एज में। 35 के बाद जब अंडों में कमी हुई है, हार्मोन फ्लक्चुएट किए हैं, तो हम उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और पूरे साल के लिए पीरियड ख़त्म हो जाए, बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, तो हम उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी एज में हो सकता है। अगर ओवरीज डॉक्टर ने निकाल दिए, सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा। 40 साल से पहले हो गया तो हम उसे कहते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज। और अगर आपको 40 साल के बाद हो रहा है तो वो आपको 45 साल तक हम कहते हैं अर्ली मेनोपॉज। और फिर जब 45 साल के बाद होता है तो हम उसे कहते हैं नेचुरल मेनोपॉज। तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि जो डॉक्टर को पता होता है। आप ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं मेनोपॉज, लेकिन पेरीमेनोपॉज में ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं, अलामात काफ़ी होती हैं। जब औरत आके मुझे कहती है 40s में कि मेरी माहवारी ख़राब है, और अगर माहवारी नॉर्मल भी है जिस तरह आपने कहा, लेकिन माहवारी नॉर्मल भी है, 2-3 दिन आगे पीछे हो गई है, उसका पैटर्न बदल गया है, सिम्टम्स आना ज़रूरी है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, और ये वजह नहीं है, कोई औरतें इंसोम्निया वैसे ही होता है पिछली हिस्ट्री, या उनकी हड्डियों की बीमारियां पहले ही हैं, न्यू ऑनसेट एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, फ्रोजन शोल्डर, आंखें ड्राई हो जाना, वजन बढ़ जाना, कोई भी सिम्टम आ रहा है तो सिम्टम्स आपने डॉक्टर साहब बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हार्मोन्स के टेस्ट के बगैर भी आप रिकमेंड करेंगे कि BHRT का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए? दूसरा ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या मुमकिन तौर पे हो सकते हैं? क्या दिल की बीमारियाँ और खुदा न खास्ता कैंसर जैसे मर्ज भी अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है?
गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चेदानी का कैंसर बढ़ सकता है। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे आपका गट की हेल्थ अच्छी नहीं, लिवर की हेल्थ अच्छी नहीं, और डॉक्टर को मॉनिटर नहीं करना आता। इसकी वजह से मैंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया, क्योंकि हार्मोन्स इज़ नॉट अ वाटर पिल। अगर आपके डॉक्टर को नहीं पता, वो BHRT ट्रेंड नहीं है और सिर्फ एक जनरल डॉक्टर है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल गायनेकोलॉजिस्ट है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, और उसको BHRT का नहीं पता या HRT का नहीं पता, और वो सिर्फ आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं कि तुम्हें सिम्टम्स आ रहे हैं, घर चले जाओ, अगले साल वापस आ जाना। हमारा मकसद ये होता है कि BHRT, एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, सिर्फ अलामात ख़त्म करने के लिए नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के 70 साल के बाद आपको अल्जाइमर ना हो, दिल का बीमारी का दौरा ना पड़े, फॉलेज ना हो, व्हीलचेयर पे ना बैठें, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियाँ खुरखरी ना हो, उसके लिए जो हार्मोन्स होते हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि सर्टेन लेवल पे जाके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। थोड़े से सिम्टम्स से मैं आपके जो थोड़ी सी मेडिसिन दे के मैं आपके सिम्टम्स का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन क्रॉनिक इलनेस से नहीं बचा सकती। उसके लिए डॉक्टर की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मैंने क्या डोज देनी है, वो किस तरह स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से ब्लड टेस्ट करवाने। इसलिए मैं डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आपने कहा कि कुछ बच्चियों को अर्ली एज में, जैसे यंग एज की बच्चियाँ हैं, उनके भी पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं या फिर उनको पीरियड्स हो नहीं रहे होते, उनमें PCOS भी आ जाता है, उसका वेट बहुत बड़ा हुआ भी हो सकता है, उसकी वजह से स्किन के ऊपर बाल आ जाते हैं, उसकी वजह से वो वेट गेन कर जाती हैं, मूड स्विंग्स उनके भी बहुत होते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? कोई टेस्ट वगैरह उसके भी करवा लेने चाहिए, फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? हमारे यहाँ तो वही बात के डॉक्टर्स को जिनको आपने ट्रेन किया वो चंद एक डॉक्टर्स होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं शायद उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। तो PCOS से किस तरह से निकला जा सकता है? उसकी भी कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट, कोई थेरेपी मौजूद है, या लाइफस्टाइल ही बेहतर करना होगा? और जो बच्चियों के अंदर जो आजकल मसाइल हैं उनका PCOS तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हर बंदा PCOS का मसला भी नहीं है, क्योंकि कुछ हमारी रेस ऐसी है कि हमारे बाल होते हैं, कुछ हमारे जो है थोड़ी पे बाल आना शुरू हो जाते हैं दादी नानी की, हम कभी कभी ओवर डायग्नोज भी कर देते हैं। लाइफस्टाइल इज़ द आंसर टू PCOS, शॉर्ट में बता देती हूँ। कभी कभी हार्मोन्स भी देने पड़ते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल इज़ मस्ट। बच्चियों को हम हमेशा जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, नींद अच्छी करें, गैजेट्स में ना हो, ताकि ये उनका ट्रीटमेंट है। क्योंकि PCOS की कोई रीज़न भी ख़ास नहीं पता कि उसके रिसेप्टर सही नहीं है, उसके एंजाइम सही नहीं है, उसके जेनेटिक्स हैं। तो हम लाइफस्टाइल पे काम करते हैं कि वज़न जो है उसको कंट्रोल में रखें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि कभी कभी मेनोपॉज में अगर आप हिस्टेरेक्टमी हो रही है किसी भी एज में, आपकी ओवरीज हेल्दी हैं, आपने ओवरीज को टच नहीं करना, क्योंकि ओवरीज निकालने से आपको सर्जिकल मेनोपॉज राइट अवे हो जाता है। मेरे पास कुछ पेशेंट आए जी, सबसे यंग पेशेंट जो मैंने देखा 23 साल का, उसको पीरियड नहीं आ रहे थे। अब पहले आप सोचते हैं कि शायद PCOS हो गया है, कोई और मसला है, लेकिन जब इतना लंबा अरसा उसको पीरियड नहीं आए, उसके आपने थायराइड चेक किया, उसका प्रोलैक्टिन चेक किया, ब्लड टेस्ट करवाए, FSH कराया, वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में थी, ओवरीज टाइम से पहले ख़त्म हो गई, बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अब शादी करेगी तो वो कह रही जी कि अब मैं शादी करूँ, मेरी शादी होने वाली है, मैं इन लॉज को, जो टू बी इन लॉज हैं, उनको बताऊँ कि ना बताऊँ। मैंने कहा आपके हार्मोन्स दे के हम आपकी हेल्थ दे आएंगे। जो चीज़ 50 साल में आपका बुढ़ापा आना था वो अब आपको जवानी में आना शुरू हो जाएगा। हार्मोन्स लेना मस्ट है। अपनी हड्डियों को बचाना, अपने हार्ट को बचाना, न्यूरो डिजेनरेटिव ऑटोइम्यून डिजीज़ से बचाना, हर किस्म की दिमागी सेहत के लिए आपके हार्मोन्स वापस देंगे, सेहतमंद आप हो जाएंगी। लेकिन बच्चा पैदा करने की सलाहियत हम वापस नहीं दे सकते। अभी आपका मोरल डायलेमा है या आपका ज़मीर है कि आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के तो टेस्ट भी क्लियर होते हैं और सब कुछ ओके होता है, उनके पीरियड्स भी टाइम पर होते हैं और उनको मेनोपॉज या इस तरह का भी कोई खदशा नहीं होता, भी जवानी में होते हैं, और फिर उनका हम देखते हैं कि PCOS के भी टेस्ट क्लियर होते हैं, कोई चीज़ थायराइड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं ख़वातीन या मर्द हज़रात की ख्वाहिश लेके कि जी हम माँ बाप बनेंगे। तो वो क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? मदर के कौन से टेस्ट हो जाने चाहिए या फादर के कौन से टेस्ट? सबसे पहले तो हस्बैंड के टेस्ट करवा लें, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है, वो ईजी होते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ फोकस औरत के ऊपर रखें। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि हस्बैंड के अंदर मसला होता है, और ऐसी ख़वातीन जिनके, इसको हम कहते हैं जब आपका वेट भी सही है, क्योंकि देखिए पीरियड जो बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, आपका वेट ऊपर नीचे हो, आपका स्ट्रेस हो, बच्चियों को पढ़ाई का स्ट्रेस हो, पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं। PCOS हो, पीरियड ऊपर नीचे, कोई भी ऐसा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, टू मच क्रैश डाइटिंग से जो है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से आपके हार्मोन्स बनते हैं, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है और बहुत ज़्यादा डाइट करेंगे तो उससे भी आपके पीरियड ख़राब हो गए। थायराइड, स्ट्रेस, स्लीप सही नहीं, हर चीज़ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है। तो पहले तो आपने ये सारा फिक्स करना है। उसके बाद अगर सारे मसले मसाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के, आयरन की कमी नहीं है, आपके अंदर विटामिन B12, मैग्नीशियम, विटामिन D3, हर तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपने दे दी, बच्ची सेहत अच्छा
सप्लीमेंट भी ले रही है, खुराक भी अच्छी ले रही है, उसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसी बच्चियों को फिर मैं कहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके 1-2 साल हो गया ट्राई मारते हुए और हस्बैंड भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, प्लीज़ हमेशा एक्सपर्ट के पास जाएं। खुद से इलाज मुआलजा या तावीज़ या आंटी ने बता दिया या मोहल्ले वाली ने बता दिया, इट्स टाइम टू गो एंड सीक कंसल्टेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट। फिर फर्टिलिटी डॉक्टर के पास चले जाएं, अपना टाइम बर्बाद ना करें। आजकल हार्मोनल हेल्थ जो है या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, पहले उसका ख़तरा 1% था, अब ग्लोबली 4% हो गया हुआ है। अब PCOS भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल यही रहा तो आने वाले टाइम पे ये ना हो। एक तरफ ये भी है कि लोग फिट हो रहे हैं, फिज़िकली फ़िट, औरतें डिवोर्स लेके 40s में शादियां कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, वो एक कम शरह है। जो ज़्यादा शरह है वो ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस और अपना ख्याल नहीं रखते। तो जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी टेस्ट कराएं। कितना जल्दी डॉक्टर साहब आप बता रही हैं, क्योंकि बहुत अरसा लोगों को पता ही नहीं चलता, वो समझ ही नहीं पाता कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है या ये नेचुरल है। तो कितने अरसे के बाद रुजू कर लेना चाहिए? और आफ्टर 40 दोनों मर्द हो या औरत कितने मसाइल होते हैं पैदाइश में बच्चे की? देखिए 40 के बाद जो है वो आपका औरत के अगर अंडे कम हो गए हैं, ठीक है, तो उसका चांस टू गेट प्रेग्नेंट कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसी एज में हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसका मतलब है कि कम अंडे हैं लेकिन अगर ब्रेन से सिग्नल ज़्यादा चला गया कि भाई तुम मुझे हार्मोन्स दो, ज़्यादा हो गया, तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और इसकी वजह से ये मतलब नहीं है कि हार्मोन्स जो हैं वो ठीक थे, वो भी एक मल्टीपल जेस्टेशन, ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। अभी अंडे हैं, एक अंडा चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, जब तक नॉर्मल है बच्चा हो सकता है। मेनोपॉज में नहीं हो सकता क्योंकि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जो यंग लड़की हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, विदाउट किसी प्रोटेक्शन के 1 साल ट्राई मार लिया है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन ले लें। लेकिन अगर 35 साल से ऊपर की ख़वातीन है तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ऑलरेडी टिक कर रही है, आपके पास इतना अच्छा टाइम नहीं है, आप तो फिर आप 6 महीने इंतज़ार करें और जाके जल्दी कंसल्टेशन ले लें। और 40s में देखें आजकल टेस्टिंग बहुत है, आप अपनी टेस्टिंग करा के पता कर सकते हैं कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम या एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं है। आजकल पहले ही पता कर ले। उसके लिए कोई तरीका होता है पहले पता करने का? पहले नहीं, लेकिन जो है 10 हमारे वहाँ पे जो है 10 वीक्स के बाद, और यहाँ पे भी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि एबनॉर्मल बच्चा नहीं। और ऐसी ख़वातीन को 40s में चूँकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी होने के कम चांसेस, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा, इसे कहते हैं ना कि थोड़ा एडवांस एज होगी तो अपना ख्याल ज़्यादा रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सीड साइकिलिंग करें तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस, आपको PCOS के जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसमें फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स हैं, सोया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, तो इनका साइकिल जो है किस तरह से तरतीब दिया जाता है और किस तरह से ये कुछ कहा जाता है पहले 15 डेज़ लेने होते हैं, कुछ आफ्टर 15 जो लास्ट 15 डेज़ होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैं आपको एक सिंपल बात बता देती हूँ इसके ऊपर जो सारे पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए। एक चीज़ होती है एविडेंस बेस्ड साइंस, जो साइंस के पीछे साइंटिफिक डेटा है, जिस तरह इसके पीछे 40 साल से ऊपर का साइंटिफिक रिसर्च आगे हुई है कि इट्स सेफ, ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं करता, ये बायोरेंटिकल हार्मोन्स हैं जो जिस्म में खुदा ताला ने बनाए हैं, उसको इंसान ने बना लिया है। दूसरा जिस तरह प्लेन बना लिया, अब आपने सारी तरक्की कर ली। जो एनेक्डोटल एविडेंस होता है, इसका मतलब होता है एनेक्डेटा, जिसका मतलब होता है कि हिकमत और दानिशमंदी क्या, कि लोगों की सदियों से जो दानिशमंदी है उसके पीछे वो, अब बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है लेकिन अभी हिकमत और दानिशमंदी है। तो अर्ली मेनोपॉज में, पेरीमेनोपॉज, नॉट इन पेरीमेनोपॉज, अर्ली पेरीमेनोपॉज जब आपके अंडे हैं और फ्लक्चुएट हो रहा है या PCOS, मैं कहती हूँ अगर घर के टोटके भी काम कर रहे हैं ना, बी माई गेस्ट, अगर कोई नुकसान नहीं है और आपको पता है कि ये चीज़ें आप एक सर्टिफाइड बंदे से ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं होते, कभी कभी सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो न्यूट्रिशन कम्स फर्स्ट, लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट, तो आपने इसके ऊपर काम करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं जो सदियों से हम चिया सीड ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड ले रहे हैं, गट हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अब मैं भी औरतों को कहती हूँ जो मेरे पास आती हैं, चिया सीड लें, मोरिंगा लें, आंवला लें, सब कुछ लें, दैट्स नॉट द, प्रिमरोज़ लें, ब्लैक ओश लें, आप अपनी डाइट को अच्छा करें, सब कुछ वो सप्लीमेंटेशन है, वो एडजंक्टिव थेरेपी है, दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो चीज़ ख़त्म हुई है वही है, वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स को रिप्लेस करेंगे तो आने वाली क्वालिटी और क्रॉनिक इलनेस को रोक सकेंगे। जो आप सप्लीमेंट्स लेंगे, जो आपने कहा है, उससे थोड़े से सिम्टम बेहतर हो, यानी कि सही ट्रीटमेंट होना चाहिए और सही एक्सपर्ट सही वो मिल सकता है और वो सही
माहिर जो हैं, सही एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत कुछ, उम्मीद करते हैं इस पर अमल करते हुए सारे मसाइल का हल आप तलाश कर पाएँ। बिल्कुल जी, और जिन लोगों को, जिन खवातीन को ये मसाइल दरपेश हैं, वो एक्सपर्ट्स की राय लें, डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर शबाना मुफ्ती साहिबा मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हम आपसे मुलाकात होगी हमारी आपकी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।